हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 6 मुगल साम्राज्य की स्थापना। पिछले पाठों में आपने पढ़ा कि तुर्क सुल्तान ने छोटे छोटे कई राजाओं को हराकर एक विशाल सल्तनत की स्थापना की। लगभग 200 वर्षों तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन करने वाला अंतिम शाह वंश लोधी वंश था, जिसकी स्थिति कमजोर थी। उन दिनों पूरे भारत में कई छोटे राज्यों में बन गए थे। बाबर सन 1526 से 1530 बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर को तुर्किस्तान में फरगना का एक छोटा सा राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला था। वह 13 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे कम उम्र का लाभ उठाकर उसके विरोधियों ने उसे फरगना से बाहर कर दिया। बाबर लगातार संघर्ष करता रहा, मगर फरगना पर अधिकार नहीं कर पाया। तब उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया। काबुल में अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील रहा। मध्य एशिया में कई ताकतवर शासक थे, इसलिए बाबर को वहाँ कुछ स्थायी सफलता नहीं मिली। उस समय दिल्ली में लोधी सुल्तानों का शासन था। इसी समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने, जो इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाना चाहता था, दिल्ली पर आक्रमण करने को निमंत्रण दिया। पिछले पाठों में बच्चों हमने तुर्क सुल्तान और उनके सल्तनत के बारे में पढ़ा था। अंतिम वंश जो था लोधी वंश था, जिसकी स्थिति कमजोर थी और इस कारण दिल्ली जो है भारत में कई छोटे छोटे राज्य और साम्राज्यों का निर्माण हुआ। बाबर जो है भारत में 1526 से 1530 के बीच आया था। यह भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहलाता है। बाबर तुर्किस्तान का रहने वाला था। तुर्किस्तान में फरगना नामक एक छोटा सा राज्य है, जो उसको अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ था। वह 13 साल की उम्र का था जब फरगना की गद्दी पर उसे बैठाया गया, लेकिन उसकी कम उम्र का लाभ उठा करके उसके विरोधियों ने उसे राज्य से निकाल दिया। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उसने काबुल पर अपने राज्य का विस्तार किया, लेकिन वहाँ पर भी अनेक शक्तिशाली शासक थे। इसीलिए बाबर को यहाँ पर कुछ स्थायी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। इसी बीच पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाने के लिए दिल्ली पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और इसलिए उसने बाबर को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। यह उस समय दिल्ली में लोधी सुल्तानों का शासक था और उनका प्रमुख शासक था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाने के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने किसको आमंत्रित किया? बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। और बाबर 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को परास्त किया। और बाबर के पास अच्छी बंदूकें, बारूदी तोपें थी और भारत से शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल तीरंदाज घुड़सवार थे, जो लोधी की सेना में नहीं थे। बाबर की सेना छोटी थी, किंतु अच्छी तरह से प्रशिक्षित एवं अनुभवी थी। बाबर ने स्वयं बड़ी कुशलतापूर्वक सेना का संचालन किया, इसलिए बाबर की विजय हुई। बाबर को जब भारत बुलाया था किसने? पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने भारत बुलाया और 1526 में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी परास्त हुए, हार गए। क्यों हुए? क्योंकि बाबर के पास अच्छी बंदूकें थी, बारूदी तोपें थी और उनके प्रशिक्षित घुड़सवार, कुशल और प्रशिक्षित सेना थी उनके पास, जो कि बाबर की जीत का कारण बनी थी। भले बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके जो सैनिक थे वह प्रशिक्षित थे और अनुभवी थे और स्वयं बाबर ने उनका संचालन किया था। इस कारण बाबर को इस युद्ध में सफलता हासिल हुई। बाबर की सफलता के बाद बाबर के जो सरदार थे भारत से धन खजाना लूट करके
काबुल लौट जाना चाहते थे, किंतु बाबर भारत में ही रह करके वहाँ पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। अपनी विजय को बनाए रखने के लिए तथा अपने राज्य के विस्तार करने के लिए उसने आसपास के कई राजाओं को हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बाबर के सरदार जो थे वहाँ पर उसके साथी जो थे वे वापस लौटना चाहते थे, धन खजाना लूट करके भारत से काबुल लौटना चाहते थे, लेकिन बाबर जो है भारत में ही रह करके शासन स्थापित करना चाहता था। इस कारण इसके लिए उसने अपने राज्य के आसपास के राज्यों को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाबर और राणा सांगा, उन दिनों राणा सांगा मेवाड़ का राजपूत राजा थे। एक विशाल सेना लेकर राणा सांगा बाबर को रोकने का प्रयास किया। राणा सांगा अनुभवी और कुशल सेना नायक थे। उसके साथ कई राजपूत राजा और अफगान सरदार भी मिल गए थे। राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी थी और राजपूतों की तैयारी देखकर बाबर की सेना हताश हो गई। उसके सैनिक बिना लड़े ही वापस लौट जाना चाहते थे। ऐसे में बाबर ने अपने सैनिकों को जोश दिलाने के लिए एकत्रित किया और एक जोशीला भाषण दिया। और बाबर ने ये प्रण लिया, ये संकल्प लिया को भविष्य में कभी शराब नहीं पिएंगे। और अपने सैनिकों को उसने क्या कहा, वीर सैनिकों, इस दुनिया में जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। हिम्मत से युद्ध करो। यदि युद्ध में हम विजयी होंगे तो साम्राज्य मिलेगा, यदि मारे गए तो शहीद होंगे। सम्मान के साथ जीना, सम्मान के साथ मरना अपमानित जीवन जीने से कहीं अच्छा होता है। बाबर के इस भाषण का उसकी सेना पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और 1527 में खानवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। राणा सांगा जो थे मेवाड़ के राजपूत राजा थे, वे एक बहुत कुशल सेना नायक थे और उसने बाबर को रोकने के लिए एक विशाल सेना लेकर के युद्ध के लिए आगे आए। और उसकी सेना में राजपूत राजा व अफगान सरदार भी थे। राणा सांगा के सैनिक बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बाबर की सेना उसकी तुलना में बहुत छोटी थी। यह देखकर के बाबर की सेना जो है निराश हो गई और वह युद्ध नहीं करना चाहती थी। ऐसी स्थिति में बाबर ने अपने सैनिकों को लिए एक जोशीला भाषण दिया और इससे सैनिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार 1527 में खानवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई। राणा सांगा की हार के बाद बाबर के सामने अब कोई शक्तिशाली शत्रु नहीं था। इस तरह बाबर ने दिल्ली में मुगल सत्ता स्थापित की और बाबर सुंदर बगीचों का शौकीन था। उसने भारत में मुगल शैली के कई बाग बनवाए थे। 1527 में खानवा के मैदान में राणा प्रताप को हार हुई, राणा सांगा की हार हुई और बाबर की विजय हुई और इस प्रकार बाबर ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने जो है सुंदर बगीचों का शौकीन था और उसने भारत में कई सुंदर बगीचे बनवाए थे। बाबर ने अपने जीवन के अनुभवों को अपनी आत्मकथा में लिखा है। यह तुर्क भाषा में लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है ताजुक-ए-बाबरी। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी जिसको कहते हैं ताजुक-ए-बाबरी और इसे बाबरनामा भी कहते हैं। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम आगे देखेंगे, आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, बाय।